Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 की समरी को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ फ्रॉम क्लास 6th और जो हम लोग दैट इज़ पॉलिटिक्स और बुक जो रेफर कर रहे हैं दैट इज़ योर NCERT. ठीक है. सो चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ व्हाट इज़ गवर्नमेंट क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे समरी को पढ़ेंगे. डिटेल हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो उन वीडियोस को आप जाके वॉच आउट कर सकते हो. उनके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बने रखी है. ठीक है. सो ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड आउट हियर. सो सबसे पहले व्हाट इज़ गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट क्या होती है, राइट. सो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जितनी भी कंट्री हैं, ठीक है, एवरी कंट्री, हम सब हर एक कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. किस लिए? डिसीजंस लेने के लिए. जो रिस्पेक्टिव वर्क होते हैं उन रिस्पेक्टिव वर्क्स को टू गेट देम डू, राइट. इन सारी चीज़ों के लिए वी नीड ऑफ द गवर्नमेंट. तो अब ये जो डिसीजंस होते हैं, जैसे कि जो डिसीजन होता है कि विलेजेस में स्कूल्स बिल्ड होने हैं या जो रोड्स बिल्ड होनी हैं, बननी हैं, ठीक है, या फिर जो अनियंस के जो प्राइसेस रिड्यूस होने हैं, या फिर किस तरीके से वो इंक्रीज़ किस तरीके से सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे बढ़ानी है. तो इन सारी चीज़ों के जो डिसीजंस होते हैं, हु टेक्स दैट, दिस ऑल आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट. तो गवर्नमेंट जो होती है वो इन सारे एक्शंस को लेती है सोशल इश्यूज़ के बेसिस पे. जैसे कि कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि पुअर्स की हेल्प करते हैं, राइट. अब जैसे कि रिसेंटली कुछ प्रोग्राम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट, और ट्रीज़ को प्लांट करने के लिए, राइट. तो स्वच्छ भारत अभियान. सो इतने सारे जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट लॉन्च करती है इनको, ताकि जो रिस्पेक्टिव सोशल इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों को रिड्यूस आउट कर पाए, उन सारी चीज़ों को रिमूव कर सकें. ठीक है. और सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के अलावा वो और भी ज़रूरी काम करते हैं, जैसे कि रेलवे सर्विसेज को कैसे चलाना है, क्या चीज़ उसमें इंक्रीज़ करनी है, पोस्टल सर्विसेज. सो इन सारी चीज़ों को भी गवर्नमेंट ही लुक आफ्टर करती है. अब गवर्नमेंट के पास और भी काम होते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री की जो बाउंड्रीज़ है, जो सीमाएं हैं हमारी कंट्री की, उनको प्रोटेक्ट करने की, वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उनको टाइम टू टाइम जो भी वेपन्स चाहिए हैं उनको प्रोवाइड करने की, जो भी इनकी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की होती है. और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं उनसे एक पीसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी गवर्नमेंट की ही होती है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, इस चीज़ को देखना कि जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, उन सबको खाने के लिए मिल रहा है कि नहीं, उनके लिए गुड हेल्थ फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं हैं. ठीक है. मान लीजिए कोई डिज़ास्टर्स आते हैं जैसे कि सुनामी या फिर अर्थक्वेक. सो इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट जो है वो कैसे जो भी सुविधा है वो कैसे प्रोवाइड करेगी पीपल को, जो भी हैं. तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट ही देखती है. इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास ही होती है. ठीक है. जैसे कि किसी ने कोई क्राइम कर लिया हो, क्राइम कमिट करा हो, तो उसको कौन देखता है, उसको भी कोर्ट लुक आफ्टर करता है. तो कोर्ट में डिसीजन सॉल्व होते हैं. तो कोर्ट भी क्या है, वो गवर्नमेंट का एक पार्ट है, राइट. तो अब जनरली मैंने इतने सारे आपको रीजंस बताए कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें करती है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट आर द रूल्स. परहैप्स आप एक ही चीज़ यहाँ पे ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ों को गवर्नमेंट एक साथ कैसे मैनेज करती है. हाउ कम अ गवर्नमेंट कैन मैनेज अप ऑल ऑफ दोज रिस्पेक्टिव थिंग्स, राइट. तो अब ये एक्चुअली यहाँ पे जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग इकट्ठा वर्क करते, इकट्ठा काम करते हैं. और जहाँ पे भी इकट्ठा लोग मिलकर के काम करते हैं तो वहाँ पे वी हैव द ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिसीजंस को लेती हैं. जो भी डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं. ठीक है. सो इररिस्पेक्टिव, जैसे कि आप किसी जनरल कंपनी की बात करो तो जनरल कंपनी में एक हेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि जितनी भी चीज़ों को लुक आफ्टर करना है, जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो रिस्पेक्टिव वो ऑर्गेनाइजेशन लेती है, हर एक कंपनी में होती है, राइट. सो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर जो भी ह्यूमन बींग्स हैं
तो उन सब की भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है और जितने भी डिसीजंस होते हैं वो रिस्पेक्टिव ह्यूमन बींग्स लेते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो जो भी रिस्पेक्टिव डिसीजंस लेने होते हैं डिस्कस वगैरह करने के बाद उन डिसीजंस को लिया जाता है। अब कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स ऐसे बनाए जाते हैं जो कि हर एक पर्सन पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। इट्स फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर इन द कंट्री, कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि किसी एक पर्सन पे या किसी 100 पीपल पे या किसी 1000 पीपल पे उन रूल्स को इम्प्लीमेंट ना करने की जगह ये रूल्स होते हैं सब पे इम्प्लीमेंट करे जाते हैं, राइट। सो जैसे कि एग्जांपल है कि अब ये जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे कंट्री में, तो उन सब रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की किसकी ड्यूटी होती है? हम लोग की खुद की ड्यूटी होती है, राइट। अब जैसे कि सेव वाटर, पानी बचाओ, लाइक वी हैव टू सेव द वाटर, राइट, क्योंकि अब ये जो एक रिसोर्स है जो हम लोग की कंट्री प्रेजेंट है, सो वी हैव टू सेव दैट रिसोर्स। अब उसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल उन रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। सो अब गवर्नमेंट्स ये सारी जो चीज़ें हैं ये लोगों के बिहाफ पे बनाती हैं, लीडरशिप के लिए जो भी डिसीजंस होते हैं उनको लेने के लिए, इम्प्लीमेंटिंग जो भी डिसीजंस उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए डिसीजंस वगैरह को लिया जाता है। अब लेवल, गवर्नमेंट्स की भी कुछ लेवल होते हैं और उस लेवल के हिसाब से गवर्नमेंट पूरा वर्क करती है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को देखती है। बट अब ये तो हमने देखा कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेज करती है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पूरी कंट्री तो हमारी रन कर नहीं सकती है, राइट, बिकॉज इसमें लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पूरी कंट्री नहीं रन कर पाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, अभी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह चीज़ें कैसे बनाई जाती, कैसे मैनेज करी जाती हैं, तो गवर्नमेंट के अपने खुद के 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट लेवल होता है आपका लोकल लेवल, ठीक है। लोकल मतलब आपकी जो लोकल एरिया है, जो भी आपकी सिटी है, उसका अपना उसकी एक लेवल होती है, ठीक है। सेकेंड होती है स्टेट की लेवल। आफ्टर द सिटी कम्स योर स्टेट। अब जिस रिस्पेक्टिव स्टेट में आप रह रहे हो उस रिस्पेक्टिव स्टेट पे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, वो होती है लेवल ऑफ द स्टेट। और ये थर्ड होती है, वो होती है नेशनल लेवल, तो जो पूरी कंट्री के बिहाफ पे वो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक लेवल होता है सबसे पहले सिटी का लेवल, लेवल ऑफ द लाइक लोकल लेवल आप उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है लेवल ऑफ द स्टेट, तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट है उसके लिए, और थर्ड होता है हमारा नेशनल लेवल, ठीक है। तो जो लोकल लेवल है उसका मतलब जैसे कि जो विलेज है या फिर जो टाउन है, जो लोकेलिटी है, वो होता है आपका लोकल लेवल। स्टेट लेवल जो होता है वो पूरे स्टेट को कवर करता है, हरियाणा जैसे कि असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो भी हमारा यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे स्टेट लेवल होता है वो इन सारे स्टेट्स को कवर करता है, और नेशनल लेवल हमारा पूरी कंट्री को बिलोंग करता है, ठीक है। फर्दर हम लोग आगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट कैसे काम करती है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फर्दर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग फर्दर आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल आप इस चीज़ को बस इतना ध्यान रखें कि 3 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, एंड बेसिस अपॉन दैट रिस्पेक्टिव लेवल्स गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को मैनेज करती है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट इन लेवल्स के थ्रू मैनेज करती है, ठीक है। ग्रेट, 1 सेकेंड, राइट अवे, ठीक है। अब जो लॉज होते हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो लॉज वगैरह होते हैं वो सब कैसे बनते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है सबके लिए, जो भी कंट्री में रहते हैं जितने भी लोग, उन सबको उस लॉ को फॉलो करना होता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई फर्स्ट लॉ तो यही है कि अगर आप 18 और 18+ हो तो ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, और तभी आप कोई भी मोटर व्हीकल या कोई भी व्हीकल तभी आप ड्राइव कर पाओगे। दैट्स द रूल, दैट्स अ लॉ जो कि बनाया गया है, और जितने भी लोग इस कंट्री में रहते हैं
उनको इस लॉ को फॉलो करना होता है, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो भी पनिशमेंट्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो लॉज होते हैं वो बनाए जाते हैं और कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सबको इन लॉज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब ये एक तरीका है जिससे जैसे कि गवर्नमेंट वर्क करती है, गवर्नमेंट का वर्क करने का एक ही तरीका है। जैसे कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है अपने डिसीजंस लेने की, उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास पावर होती है डिसीजंस को इन्फोर्स करने की, मतलब डिसीजंस को रूइन करने की भी, ठीक है। जैसे कि एक लॉ ये कहता है कि जैसे मैंने सेम एग्जांपल आपको दिया था कि जो पर्सन है वो मोटर व्हीकल तभी ड्राइव कर सकता है क्योंकि उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस आर मेड व्हेन यू आर 18 और 18+, राइट। तो कोई भी पर्सन अगर व्हीकल ड्राइव करता मिला और उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको या तो कुछ फाइन देना पड़ता है या डायरेक्टली दैट पर्सन हैज़ टू गो टू द जेल। तो अब ये सारे जो भी रूल्स हैं, ये जो भी लॉज हैं, ये सबको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट के जितने भी लॉज हैं तो लाइक विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज। अब जो लॉज हैं, इन लॉज के सिवा गवर्नमेंट की जो पावर है, ठीक है, वो डिसीजंस के लिए ही यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि और जैसे बहुत सारे एक्शंस हैं जिसको कि गवर्नमेंट देखती हैं, जो भी स्टेप्स लेने होते हैं उसके लिए वो स्टेप्स रिस्पेक्टिव लिए जाते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई रिस्पेक्टिव लॉ बनाया, कोई रूल है और पीपल आर नॉट फॉलोइंग दैट, लोग उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा होता है जैसे कि बाहर के कोई भी लोग हैं वो ये उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है, ये लॉ बनाया है और लोग इस लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया, ठीक है। अब बेस्ड अपॉन द रिलीजन और कास्ट उस पर्सन को हायर नहीं किया गया, तो ये लॉ को तोड़ने वाला काम है क्योंकि लॉ ऐसा कहता है हमारा कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन उन लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, राइट। पीपल शुड बी हायर्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। तो अगर ये जो रूल है ये फॉलो नहीं कर रहा है तो कोई भी पर्सन कोर्ट में जाके उन ऑर्डर्स के लिए, उन चीज़ों के लिए क्लेम कर सकता है कि ये रिस्पेक्टिव कंपनी है या ये रिस्पेक्टिव पर्सन है जो कि इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। और फिर फर्दर जो कोर्ट है वो जो भी डिसीजंस है, जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी एक्शंस उस पर्सन के लिए लेना होता है वो आगे कोर्ट अपने जो भी एक्शंस है वो लेती है। तो अगर एट अ पॉइंट ऐसा लगता है किसी पर्सन को कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि सामने वाला पर्सन फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ लॉ ऐसे बनाए गए हैं जो फॉलो नहीं कर रहा है, तो पीपल उसके बारे में क्लेम कर सकते हैं कि ये जो लॉ है रिस्पेक्टिव इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब लॉज के बारे में तो आपने यहाँ पे समझा कि व्हाट आर दीज लॉज और लाइक ये सारी चीज़ें कैसी होती है, राइट। एक सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के क्या टाइप्स होते हैं। रादर दैन गवर्नमेंट के भी टाइप्स होते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहला, अच्छा लेट्स से एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ये जो पावर है डिसीजंस और लॉज को बनाने की, ये पावर कौन देता है। अब इस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है ये डिपेंड करता है कि उस रिस्पेक्टिव कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट 2 तरीके की होती है, डेमोक्रेटिक और मोनार्की, ठीक है। अब अगर कहीं की कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, जैसे कि कोई डेमोक्रेसी है किसी रिस्पेक्टिव कंट्री, जैसे इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग हैं, वी आर द पीपल जो कि गवर्नमेंट को पावर देते हैं रूल्स बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए हम लोग पावर देते हैं। कैसे हम लोग पावर देते हैं? इलेक्शंस के थ्रू। जब भी इलेक्शंस हेल्ड होते हैं तो उसमें आप जिस भी पर्सन को इलेक्ट करना चाहते हो आप उस रिस्पेक्टिव पर्सन को वोट देते हो। एक बार उस अगर पर्सन वो इलेक्ट हो जाता है देन वो पर्सन जो है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है। अब डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है
उसमें जो भी पावर है गवर्नमेंट को वो हम ही लोग देते हैं फॉर टेकिंग द रूल्स, फॉर मेकिंग द लॉज, फॉर मेकिंग द डिसीजंस, फॉर मेकिंग द रूल्स। ठीक है, तो ये होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सेकेंड है हमारी विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, एक किंग, मोनार्क, एक्चुअली जो मोनार्क वर्ड है उसका मतलब होता है किंग या फिर क्वीन। तो जो मोनार्क मतलब कि किंग या जो क्वीन होते हैं उनको पावर होती है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और वो अपनी गवर्नमेंट भी खुद ही रन करते हैं। ऐसी कोई इलेक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें उधर पे जो भी मोनार्क, जहाँ पे मोनार्की फॉलो होती है इन कंट्रीज़ में, वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती। तो जो मोनार्क है वो एक छोटा ग्रुप है लोगों का जो कि एक साथ बैठ करके जो भी प्रॉब्लम होती है, जो मैटर्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं और फाइनल जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो फाइनल डिसीजंस लेने की जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ मोनार्क के पास होती है। मोनार्क मतलब कि किंग या फिर क्वीन। जैसे कि डेमोक्रेसी में हम लोग इलेक्शन के थ्रू वोट करते हैं, वोट के थ्रू हम लोग अपना जो भी पर्सन है जिसको हम लोग चूज़ करते हैं और वो पर्सन अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है। मोनार्की में एक किंग या फिर क्वीन होते हैं, एक छोटा सा ग्रुप होता है उनका, वही लोग जितने भी रूल्स रेगुलेशन जितने भी लॉज होते हैं वो सारे के सारी चीज़ें खुद ही करते हैं। और जो मोनार्क होता है, जो किंग या क्वीन होती है, उनको सिर्फ और सिर्फ राइट होता है डिसीजंस को लेने का। ठीक है, तो ये डिफरेंट टू टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, मोनार्की एंड द डेमोक्रेटिक वन। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो फर्स्ट लाइन ये लिखिए, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे जो भी जैसे कि जो भी हम लोग इलेक्शंस के थ्रू जिस भी पर्सन को इलेक्ट करते हैं वो अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करके अपने डिसीजंस वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक ऐसा हुआ था कि जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी इवेंट्स वगैरह करने के बाद यहाँ पे इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो वर्ल्ड में मतलब बहुत सारी प्लेसेस है वर्ल्ड में जहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है डेमोक्रेटिक कंट्री को बनाने के लिए। अब इसके एग्जांपल्स राइट अवे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल भी इसका। तो डेमोक्रेसी का मेन फीचर ये होता है कि जो लोग हैं वो लाइक उनको ये पावर होती है कि वो अपने खुद के लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो डेमोक्रेसी एक स्टेटमेंट कही जाती है, डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। यहाँ पे एक स्टेटमेंट कही जाती है कि जो डेमोक्रेसी है उसको पीपल, उसको हम लोग ही रूल करते हैं। तो जो बेसिक आइडिया है यहाँ पे लोगों का जो रूल करते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में और उसी के थ्रू दोज पीपल आर चोजन। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो कई बार यूजुअली रेफर करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज को। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, बट उसकी जगह वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन प्रोसेस में चूज करते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स उनको डिसीजंस वगैरह लेने के लिए फॉर द एंटायर पॉपुलेशन वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आजकल जो गवर्नमेंट है वो खुद को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकती है जब तक वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो नहीं करती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में ये होता है कि ऑल द एडल्ट्स जो भी कंट्री में जितने भी एडल्ट्स हैं दोज आर अलाउड टू वोट। ठीक है, ये होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। बहुत कुछ समय पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं फॉलो होता था। तो वहाँ पे जो पुअर होते थे, जो विमेन होती थी और इन पीपल को इलेक्शन से पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। पहले गवर्नमेंट्स जो होती थी वो सिर्फ उन मेंस को अलाउ करती थी पार्टिसिपेट करने के लिए जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी और या फिर जो पीपल जो मेंस एजुकेटेड होते थे। ठीक है, उसके सिवा कोई भी एल्स वोट नहीं कर सकता था पहले के टाइम पे। इसका मतलब कि जो वुमेन होती थी, जो पुअर होती थी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, राइट, तो ये सब जो अनएजुकेटेड होते थे तो कोई भी वोट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। तो जो कंट्री थी वो एक तरीके से मेंस जो हैं उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन से पूरी कंट्री चलती थी। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया एक छोटी सी सिर्फ माइनॉरिटी को अलाउ करती थी वोट करने के लिए।
तो वही लोग जो थे, वही लोग आकर के जो भी गवर्नमेंट को चूज़ करना होता था वही लोग आकर गवर्नमेंट को चूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एजुकेटेड मैन और जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी, सिर्फ वही मैन यहाँ पर वोट कर सकते थे इंडिपेंडेंस के पहले। ठीक है, जैसे कि गांधी जी थे, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग गांधी जी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए थे इन सारी चीज़ों को देख करके, और उन्होंने फिर डिमांड किया था कि हर एक एडल्ट को राइट टू वोट होना चाहिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो एक जनरल थी यंग इंडिया जो कि 1931 में लिखी गई थी। उसमें गांधी जी ने कहा था कि जिस मैन के पास वेल्थ है सिर्फ वही वोट कर सकता है, और जिस मैन के पास कैरेक्टर है और उसके पास कोई भी वेल्थ या फिर लिटरेसी नहीं है तो वोट नहीं कर सकता है। और या फिर जो मेन जो कि ऑनेस्टली काम करते हैं वो पीपल भी वोट नहीं कर सकते हैं। तो क्या उन्होंने एक क्राइम किया है बीइंग अ पुअर मैन। तो इस तरीके से यंग इंडिया जनरल में गांधी जी ने 1931 में इन सारी चीज़ों को रिस्पेक्टिव को लेकर के लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे वोट्स टू विमेन, अब यहाँ पर हम लोग एक ये चीज़ को डिस्कस करेंगे, वोट्स टू विमेन। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट्स ने पावर जब शेयर करने स्टार्ट कर दिया था तो यूरोप और यूएसए उसमें जो विमेन थी और जो पुअर थे उनको तब भी गवर्नमेंट को वोट करने के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अभी भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। तो विमेन्स जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी वोट के लिए, और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें वहाँ पे थोड़ा वुमेन्स गॉट द स्ट्रेंथेड। तो इस मूवमेंट को कहा गया था विमेन्स सफरेज मूवमेंट। जो सफरेज टर्म है इसका मतलब है राइट टू वोट। सो विमेन्स राइट टू वोट मूवमेंट, ये एक यहाँ पे मूवमेंट लाइक चलाया गया था। तो वॉर के समय जितने भी मेन थे, ठीक है, वो वो फाइटिंग मतलब वो लड़ाई करने गए हुए थे, तो उसकी वजह से जितनी भी विमेन थी उनको बुलाया गया था, और जो भी काम थे वो विमेन्स कर रही थी। और पहले जितने भी काम मेंस किया करते थे वो सारे काम अब वुमेन कर रही थी। तो वुमेन ने धीमे धीमे सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट कर लिया, हर चीज़ को मैनेज करने लग गई, अलग अलग काम को मैनेज करने लग गई। तो जब लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखा तब उन्होंने ये सोचा कि हम लोगों ने इतने सारे अनफेयर स्टीरियोटाइप्स क्यों बना रखे थे अपने मन में कि वुमेन्स जो हैं वो ये नहीं कर सकती, वुमेन्स वो नहीं कर सकती है। वुमेन्स जो हैं वो हर एक काम करने की कैपेबल हैं। तो फिर तब से वुमेन्स जो हैं उनको इक्वली कैपेबल माना जाने लगा डिसीजंस वगैरह लेने के लिए। तो ये जो सफ्रेजिटीज़ थे इन्होंने डिमांड किया था राइट टू वोट, कि जितने वीमेंस हैं उन सबको राइट टू वोट मतलब उनको वोट करने का राइट उनको भी मिले। तो अब उनकी जो भी डिमांड्स वगैरह थी, अगर उनकी जो भी डिमांड्स वगैरह जब नहीं सुनी जा रही थी तो उन्होंने अपने आप को रेलिंग्स वगैरह में और जितनी पब्लिक प्लेसेस थी वहाँ पर चेन से अपने आप को बांध लिया था। तो बहुत सारे सफ्रेजिस्ट जी उनको इम्प्रिजन मतलब उनको जेल भेज दिया गया था। कुछ लोग हंगर स्ट्राइक्स पे चले गए थे, कुछ लोगों को फोर्स ने हटाया था। तो ये सारी चीज़ें होती रही। फाइनली 1920 में अमेरिकन वुमेन्स को वोट करने का राइट मिला था, और यूके की जो विमेंस थी उनको 1928 में वोट करने का राइट मिला था। तो इस तरीके से कई सारे मूवमेंट्स चलाए गए थे राइट टू वोट के लिए भी बाय द वुमेन्स। ठीक है, सो ग्रेट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा होता है ये चैप्टर नंबर 3 कम्प्लीटली फिनिश। द समरी ऑफ दिस चैप्टर दैट इज व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड दैट्स सो इन द डिटेल जो भी मैंने बताया। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चलो, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।